सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं मूविंग चार्जेस, एमईसी एंड मैग्नेटिज्म के सारे 20 क्वेश्चन जो हमसे जुलाई अटेम्प्ट जेई में 2022 में पूछे गए थे। अगर आपको इसका प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ चाहिए जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके सॉल्व कर सके, तो उसको डाउनलोड कैसे करना है उसका यहाँ पे आपको 4 इजी स्टेप दिया है, इसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको इसका वेब वर्जन इस्तेमाल करना है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई कर सके, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं एंड लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये सवाल हमसे 25 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था। सवाल में हमसे क्या कहता है? सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल्स है हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी एंड अलाउड टू पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी दोनों ही चार्ज पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है। इफ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ इज दिस मच and their respective masses ratio is this much, then the ratio of their charges will be how much। तो देखिए इस पर्टिकुलर सेक्शन से ना बहुत सारे रेशियो वाले सवाल पूछे गए थे, और रेशियो वाले सवाल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये ध्यान रखें कि आपको 6:5 लिखना है कि 5:6 लिखना है। ठीक है, सवाल मुश्किल नहीं है, सिखाना यह है कि आपको ध्यान में क्या रखना है। तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, रेडियस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे R इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई QB। लेकिन हमें सर यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना है फॉर्मूले को। तो आप mv जो कि मोमेंटम है, आप उसको लिख सकते हैं √2mk डिवाइडेड बाई चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको कांस्टेंट है और क्या सेम है, मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर जो मेरा रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाय योर चार्ज। हमें चाहिए द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस। सो बेसिकली हमें चार्ज के टर्म्स में रिलेशन चाहिए। सो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाई योर रेडियस। अब तो आपका खेला ही खत्म हो गया है। क्यों सर? क्योंकि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M1 बाई M2 मल्टीप्लाइड बाई R2 बाई R1। ध्यान रखना है इस बात का। अब यहाँ पे मासेस का जो रेशियो है वो तो 9:4 है, तो वहाँ ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 9:4। और ये जो रेडियस का रेशियो है ना, ये R1:R2 है। हमें इसको उल्टा करना होगा, तो 5:6 लिखाएगा। ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/6। तो ये आपको कितना निकल के आ रहा है? ये आपको हो जाएगा 3:2, यानी कि 5:4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सवाल ऐसा है कि अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसका फॉर्मूला हालांकि हमारे रिवीजन वीडियो में, नोट्स में भी है। नहीं याद है तो आपको इसको निकालना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस विथ एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय हाउ मच। तो यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अगर आप चारों ऑप्शन को देखें तो एल वेक्टर के टर्म्स में हमें लिखना है। अच्छा सर, सो मुद्दे की बात क्या है? अगर आपके पास फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि सर ये आपका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको लेटस से इस डायरेक्शन में सपोज कीजिए घूम रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे लिखना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? अभी यहाँ पे हम लोग है ना सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में वेक्टर और नेगेटिव साइन जो भी है, अगर पॉजिटिव साइन है तो वो देख लेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, सिंबल यहाँ पे म्यू लेने बोल रहा है, तो म्यू की बात करें अगर हम लोग, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको होता है करंट इनटू लूप का एरिया। हम इसे एक करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सही बात है। सो करंट इनटू एरिया होता है। अब यहाँ पे आपका करंट का मतलब चार्ज जो भी आपका ई है अपॉन कितने देर में आपको चार्ज घूम जाता है, तो 1 टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय एरिया की बात करेंगे, तो ये रेडियस जो है इसको अगर हम यहाँ पे स्मॉल r पकड़ ले तो πr² हो जाएगा। सही बात है सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, e अपॉन टाइम पीरियड, अगर इसकी स्पीड हम यहाँ पे v पकड़ ले तो टाइम पीरियड को आप क्या बोल सकते हैं? टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो डिस्टेंस ये कवर करने वाला है दैट इज इक्वल टू योर 2πr, और ऊपर में आपका स्पीड चला जाएगा। सही बात है सर। अच्छा, तो यहाँ से सर आपका पाई से पाई जो है निपट गया, आर से आपका ये वाला स्क्वायर जो है निपट गया। सो ये आपको हो जाएगा E/2 मल्टीप्लाइड बाई V इंटू आर। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम आपका होता है mvr।
एम वी आर, राइट। तो यहां से आप देखिए एल बाई एम जो है वही आपको वी इंटू आर के बराबर है। तो यहां पे आप ये जो वी इंटू आर है उसको रिप्लेस कर देंगे एल बाई एम से, तो आपका जो ये मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपको निकल के आ रहा है ई इंटू एल डिवाइडेड बाई टू इंटू एम। तो यहां से एक बात तो तय है कि ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे हमको डिसाइड करना है कि नेगेटिव साइन देना है कि नहीं देना है। मुद्दे की बात बच्चा यहां पे ये है कि अगर इसकी वेलोसिटी आप जिस सेंस में देख रहे हैं, राइट, तो इसका अगर आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देखना होगा, यहां पे एक वेक्टर लगाओ। अगर हम एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देखेंगे तो आप राइट हैंड कर्ल रूल से देखेंगे। तो आप अपने चारों फिंगर को जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका थंब आउट ऑफ द प्लेन आएगा। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहा है तो करंट तो आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यानी कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट इनटू द प्लेन है। सो बेसिकली एल वेक्टर और म्यू एल वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप इस सवाल को प्रॉपर बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व कर सकते हैं। अब सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है जो आप तब से कह रहे हैं? तो बच्चा ये जो आपका फॉर्मूला है आपने शायद कभी ना कभी देखा होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है वो हमेशा आपको Q बाई 2m के बराबर होता है। अब चाहे यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या फिर आपका एक डिस्क हो या फिर आपका एक स्फीयर हो, कुछ भी हो जो आपका घूम रहा हो एक्सिस के अबाउट, आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट लिखना होता तो हम यहाँ पे चुपचाप QL बाई 2m लिख देते और यहाँ पे चार्ज की जगह आप इलेक्ट्रॉन पुट करते, तो इलेक्ट्रॉन को विद साइन सब्स्टिट्यूट कर दो माइनस ई करके, ठीक है। तो इससे आपका डायरेक्टली यही वाला आ जाता, राइट। बट ये इसका कंप्लीट वर्किंग है ताकि आपको फील आ जाए कि इसमें एक्चुअली में नेगेटिव साइन क्यों आया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 25 जुलाई शिफ्ट 2 का है। तकरीबन देखा गया है कि आपको हर पेपर में 2 सवाल तो देखा जा रहा है, राइट। सवाल कहता है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न्स प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड B1 एट इट्स सेंटर, राइट। अच्छा, तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या जानते हैं? अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप है, राइट, तो उसके सेंटर पे जो फील्ड होता है दैट फील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, म्यू नॉट करंट अपॉन 2 इंटू रेडियस, यही फॉर्मूला होता है। तो हमसे कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स 2 है तो फील्ड B1 था सेंटर पे। नाउ द कॉइल इज अनवुंड एंड इज रीवुंड इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 5 टर्न्स एंड द सेम करंट प्रोड्यूसेस अ फील्ड B2। तो बताइए B2 बाई B1 कितना है? बढ़िया सवाल। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा। तो पहले केस के लिए ये B1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 और रेडियस R1। आपके पास क्या था? पहले आपके पास 2 टर्न था ऐसा, फिर आपने इसको अनवुंड करके दोबारा से वुंड किया, लेकिन अब 5 टर्न कर दिया। तो भैया रेडियस तो छोटा हो गया होगा ना, 1 2 3 4 5। अब रेडियस तो छोटा हो गया है तो हमको फाइनली जो रेडियस है वो भी निकालना पड़ेगा। लेकिन मुद्दे की बात क्या है? लेंथ तो दोनों में ही सेम है, लेंथ दोनों में ही सेम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले वाले केस में नंबर ऑफ टर्न्स अगर N1 था और सरकमफरेंस 2 पाई R1 था, तो ये हो गया टोटल लेंथ। बाद में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और रेडियस 2 पाई R2 के हिसाब से सरकमफरेंस 2 पाई R2 है। तो अब यहां पे आपका दोनों लेंथ को इक्वेट किया है तो 2 पाई से 2 पाई आपका खत्म हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहां से कि आपका जो R2 का वैल्यू है यानी कि जो नया वाला रेडियस है वो आपको इतना निकल के आ रहा है। सही बात है सर। तो इसका हम लोग आगे जाके अभी इस्तेमाल लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो आपका B2 हो गया दैट इज इक्वल टू N2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R2। लेकिन हमसे यहाँ पे B2 बाई B1 पूछा था, तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 जो है दोनों में कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा N2 बाई R2, ये हो जाएगा आपका N1 बाई R1, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको लिख सकते थे सर N2 बाई N1 राइट मल्टीप्लाइड बाई R1 बाई R2। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका जो R1 बाई R2 है ना वो N2 बाई N1 के ही बराबर है, वो N2 बाई N1 के ही बराबर है। सो बेसिकली यहाँ पे आपका ये इफेक्टिवली N2 बाई N1 का होल स्क्वायर है। यहाँ से R1 बाई R2 को रिप्लेस कर देंगे N2 बाई N1 से। तो यहाँ पे आप देखिए N2 कितना है, ये आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और N1 आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। सो 25 बाई 4 दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी अगेन, ठीक। चलिए, सो लगातार 3 सवाल, तीनों में ही ऑप्शन नंबर बी आ रहा है।
बहुत बढ़िया, मजेदार चल रहा है अभी तक का माहौल। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। एन इलेक्ट्रॉन विद अ एनर्जी ऑफ 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी दिया है, मूव्स एट राइट एंगल टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। सो ये आपको एक डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है मूविंग चार्जेस का। जब आपका चार्ज एक फील्ड में घूमता है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, उसके लिए आप पहले तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहता है 2πm डिवाइडेड बाई QB। तो फ्रीक्वेंसी तो है, इसका उल्टा ही हो जाएगा, राइट। सो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आपको इसमें इस्तेमाल करना है दैट इज QB अपॉन 2πm। अब यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि क्या आपको यहाँ पे चार्ज पता है, ध्यान से देखिएगा। हाँ सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो पुट करो 1.6 10 टू द पावर -19। क्या आपको फील्ड पता है? पता है सर, 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो दे रखा है लेने के लिए कितना लेना है, 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। सो मुद्दे की बात यह है कि इस पूरे क्वेश्चन में ना इस वाले डेटा का कोई रोल ही नहीं है, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, ये जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली 2.8 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज निकल के आएगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, सवाल में कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना, तो फील्ड भैया इतना है। इफ इट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच, तो बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी है। अब पहली बार में ये सवाल को अगर देखें तो लगता है कि इसमें तो कुछ डेटा दिया ही नहीं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपका कोई भी चार्ज है, लेट अस से समथिंग लाइक दिस, और मैग्नेटिक फील्ड आपको सपोज कीजिए इनटू द प्लेन है, तो फोर्स जो होगा, चार्ज पे जो फोर्स लगता है ना, वो आपको इस तरीके से लग रहा है, राइट। मुद्दे की बात यह है कि फोर्स जो होता है फॉर्मूला की तरफ से अगर आप देखें तो V क्रॉस B है, यानी कि फोर्स के अंदर ही एक्सेलरेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी और फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है। यानी कि ये जो आपका फील्ड वेक्टर है, ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होना चाहिए। सो A डॉट B शुड ऑलवेज बी जीरो, बस खत्म। लीजिए डॉट प्रोडक्ट, 2 अल्फा माइनस 3 इंटू 4 इज योर 12 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा की वैल्यू यहां से आपको 6 निकल के आएगी। सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा सर, यहां पे हमसे कहता है कि इफ BX एंड BY आर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 2 कॉइल्स ऑफ, यहां पे 2 बार रिपीटेड है, सॉरी, X एंड Y रेस्पेक्टिवली, ईच कैरिंग इक्वल करेंट्स, तो दोनों में इक्वल करेंट्स हैं। इफ कॉइल X हैज 200 turns and 20 centimeter radius, coil Y has 400 turns and 20 centimeter radius, तो दोनों कॉइल का रेडियस भी सेम है, हमसे फील्ड का रेशियो पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल है ये तो, N म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, करंट दोनों में सेम है, रेडियस दोनों का सेम है, यानी फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमसे तो यहाँ पे भैया BX बाई BY पूछ रहा है, सो ये रेशियो हो जाएगा NX अपॉन NY का। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कॉइल X में जो टर्न्स है वो 200 है, कॉइल Y में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 400 है। सो आंसर इसका 1:2 आपको नहीं दिख रहा है, अगेन ऑप्शन नंबर B, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा, सवाल में कहता है 2 concentric circular loops of radii r1 30 cm, r2 50 cm are placed in xy plane as shown in the figure, ठीक है। A current I 7 ampere is flowing through them in the direction as shown in the figure, यानी कि ये जो छोटा वाला रेडियस है उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, बड़े वाले में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, सही। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ 2 सर्कुलर लूप्स इज अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप ध्यान से देखें, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, वो आपको होता है करंट इनटू एरिया,
और डायरेक्शन कैसे निकालते हो? डायरेक्शन निकालते हैं करंट आपका जिस सेंस में रोटेट कर रहा है या फिर घूम रहा है। अगर हम बाहरी वाले की बात करें तो करंट आपका क्लॉकवाइज है, तो आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करें तो आपका जो चारों फिंगर है वो क्लॉकवाइज अगर आप कर्ल कराएंगे तो थंब आपका इनटू द प्लेन आएगा। ठीक, हमसे कहता है कि ये आपको लूप एक्स वाई प्लेन में है, लूप आपका एक्स वाई प्लेन में है इस प्रकार, एक्स एक्सिस या आपका वाई एक्सिस, यानी इनटू द प्लेन नेगेटिव जेड एक्सिस है। सही बात। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? करंट तो दोनों ही लूप में सेम है, यानी जिसका एरिया ज्यादा होगा, जिस लूप का एरिया ज्यादा होगा उसका लिए मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है। तो आपका जो बाहरी वाला है उसके वजह से इनटू द प्लेन मैग्नेटिक मोमेंट है, राइट। M2 बाहरी वाला के लिए M2 है तो इसके लिए इनटू द प्लेन है, और छोटे लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट आउट ऑफ द प्लेन है। लेकिन M2 साफ साफ दिख रहा है कि M1 से बड़ा है, यानी ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी इनटू द प्लेन होगा। सो आंसर तो नेगेटिव ही आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए और सी तो हो नहीं सकता। ठीक, अब आपको यहां पे मुद्दे की बात है कि M2 M1 को सॉल्व कर लेना है चुपचाप से, राइट। सो बेसिकली हम यहां पे क्या कह सकते हैं? हम यहां पे ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें नेट मैग्नेटिक मोमेंट के, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे क्योंकि डायरेक्शन तो पता है, ये आपको हो जाएगा M2 माइनस M1। ठीक बात है सर। अब यहां पे ध्यान से देखें तो M2 की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। ये आपको करंट इनटू एरिया, सो खत्म कहानी आई। ये आपको हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस योर पाई R1 स्क्वायर। तो करंट की वैल्यू है जनाब आपको 7। पाई को आप बाहर खींचो, इसको 22/7 लिखो क्योंकि 7 7 कटता दिखाई दे देगा आपको उस तरीके से, राइट। R2 की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर। बोले तो कितना है? ये हाफ मीटर है ना, तो 1/4 लिख दो। माइनस R1 की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। बोले तो 3/10 मीटर, बोले तो 9/100। इसको बस सॉल्व कर लेना है। यह आपको कट के हो जाएगा 22। यहां पे अगर हम 100 को एलसीएम पकड़ ले तो ऊपर में आपका ये हो जाएगा 25 माइनस 9, दैट इज योर 16। दैट इज योर 16, राइट। सो ये आपको कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 11, राइट। ये आपको आ रहा है 50, राइट। सो ये आपको और थोड़ा सा कटेगा 80 और ये 25। सो मुद्दे की बात है, ये आपको आ रहा है 88 डिवाइडेड बाई 25। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपको रफली 3.5 के पास आएगा, रफली। और अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो 3.5 के जो आसपास आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपको वेलोसिटी सेलेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है। हालांकि अगर ये वर्ड नहीं भी जानते तब भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल में कहता है वेलोसिटी सेलेक्टर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B, जहां पे B की वैल्यू है 12 मिली टेस्ला। द वैल्यू ऑफ E रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी है, वेलोसिटी नहीं है, मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू पास अनडिफ्लेक्टेड। सो मुद्दे की बात है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अनडिफ्लेक्टेड पास करना चाहिए, यानी जितना उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा उतना ही उस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगना चाहिए, और दोनों कैंसिल आउट होना चाहिए। ठीक बात है। तो यहां से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट निकल के आता है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब मुद्दे की बात है कि सर हमें यहां पे वेलोसिटी तो दिया नहीं है, तो वेलोसिटी भैया आपको निकालना पड़ेगा परिश्रम करके। आपको काइनेटिक एनर्जी यहां पे दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू योर बेटा हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से आपको है ना मेहनत करना पड़ेगा v के लिए। सो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। अच्छा सर, अब और क्या सर? ध्यान से देखिए, 2 इंटू 728 है, लेकिन इस 728 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल्स में तब्दील कीजिए तो 10 टू द पावर माइनस 19 से गुना करना पड़ेगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है नीचे। सो 9.1 को 9 ही मान के चलिए, 10 टू द पावर माइनस 31। ठीक है, हाँ जी सर। अब जो है बच्चा आपको इसको मेहनत नहीं करना है बहुत ज़्यादा, आप इसको स्मार्टली अगर सॉल्व करेंगे तो आपका काम बनेगा। ध्यान से मेरी बातों को देखिएगा। यहाँ पे क्या है आपके पास? दिस फेलो इज योर 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 31 को तो ऊपर भेजेंगे तो ये जनाब हो जाएंगे 10 टू द पावर 12। ठीक है। सो अब 9 728 अगर आप इसको आपस में है ना कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपको पता है कितना आने वाला है? ये आपको आएगा अप्रोक्सीमेटली 80.9 के आसपास आएगा ये आपको।
ठीक है, 80.8 या 80.9 के आसपास आएगा, 80.8 के आसपास आएगा। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए, सो 2 इंटू 80.8, 2 इंटू 80.8, आप इसको यहां पे क्या कर सकते हैं, आप इसको रफली 160 के आसपास लिख सकते हैं, 166 165 के आसपास। हम लोग इसको यहाँ पे 160 के आसपास लिख रहे हैं क्योंकि इससे मेरा जो अप्रोक्सीमेशन है वो अच्छा निकलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपको 1.6 इंटू 10⁻² है ना। सो मुद्दे की बात है कि अंडर रूट के बाहर 1.6 इंटू 10⁻6 और एक और आएगा 10⁻7 आ जाएगा। सो ये जो है मेरा वेलोसिटी बाहर निकल के आ रहा है, तो इसको यहाँ पे मैंने दाग दिया 1.6 10⁻7 एंड फील्ड की वैल्यू जो है जनाब 12 मिली टेस्ला है। सो 12 इंटू 10⁻³ अच्छा, यहाँ से अगर मैं एक जीरो इसको दे दूं तो 16 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 ये आपको होता है 192 और इसको ये आपका किलो में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो किलो वोल्ट पर मीटर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो यू हैव सीन हाउ वी हैव डन अ वेरी माइन्यूट अप्रोक्सीमेशन ताकि मेरा आंसर जो है वो क्विकली आ जाए। हालांकि चारों ऑप्शन इतने दूर दूर है कि आप और यहां पे अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका बार मैग्नेट के एसएचएम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है। Two bar magnets oscillate in a horizontal plane in Earth's magnetic field with a time period of 3 seconds and 4 seconds respectively. What is the formula for time period in such a situation? That is equal to 2 pi under root of I divided by MBH. I is your moment of inertia of the magnet, M is the magnetic moment and BH is the horizontal component of the Earth's magnetic field. ठीक बात है। अब दोनों ही मैग्नेट जो है आपका सेम मैग्नेटिक फील्ड में है। टाइम पीरियड का जो प्लेन इन द फील्ड इतना टाइम पीरियड 3 सेकंड एंड 4 सेकंड। सो T1 जो है वो 3 सेकंड है और T2 जो है सर हमको 4 सेकंड दिया है। इफ देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आर इन द रेशियो 3:2, आपको यहाँ पे I1 बाई I2 दे रखा है 3:2, देन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स विल बी हाउ मच। तो यहां पे अगर ध्यान से देखिए, सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई एम, यानी कि हमारा ये जो m है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया अगर हम, सो आई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड का स्क्वायर, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, m1 बाई m2 इज इक्वल टू i1 बाई i2 मल्टीप्लाइड बाई t2 बाई t1 का होल ऑफ स्क्वायर, राइट। अब i1 बाई i2 कितना है, 3/2 है। व्हाट इज T2 बाई T1, 4/3 का स्क्वायर यानी कि 16/9। सो ये आपको हो जाएगा कट के 3 और ये आपको हो जाएगा कट के 8। सो 8:3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ध्यान से देखिएगा, कहाँ का सवाल है ये आपका अर्थ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप के ऊपर आपका क्वेश्चन है। द मैग्नेट हंग एट 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक मरीडियन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये सवाल का ना लैंग्वेज समझ में नहीं आता है और दूसरी बात ये है कि इसका फॉर्मूला बच्चों को याद ही नहीं रहता है। ध्यान से सुन लीजिए, मैग्नेटिक मरीडियन, हालांकि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बहुत कम समय में हमने इस चैप्टर को ही पूरा पढ़ाया अपने चैनल पे, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म बाय एडुनिटी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपका मान लीजिए मैग्नेटिक मरीडियन है, राइट। अच्छा, और इसके साथ 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ एक और वर्टिकल प्लेन है, इसके साथ 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ एक और वर्टिकल प्लेन है। तो उस वर्टिकल प्लेन को हम लोग कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ध्यान से मेरी बात को फॉलो कीजिएगा, ये रहा वर्टिकल प्लेन, सही बात है सर। अच्छा, अब यहां पे क्या बोल रहा है, अ मैग्नेट हंग एट 45 डिग्री विथ द मैग्नेटिक मरीडियन। सो मुद्दे की बात यह है कि ये जो एंगल है ना अल्फा, आपको इस क्वेश्चन में अल्फा जो है वो 45 डिग्री दिया है, ये आपको 45 डिग्री दिया है। मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और उस पीछे वाले प्लेन में जो आपको मैग्नेट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टल है। सो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, पीछे वाला कोई रैंडम वर्टिकल प्लेन है बेसिकली। अगर आपका मैग्नेट इस मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है
ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपका होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रू एंगल ऑफ डेप। दिस इज योर BH एंड दिस इज योर BV। सो यहां से हमारा जो tan थीटा है वो निकल के आता है BV डिवाइडेड बाई BH। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब इस BH का एक कंपोनेंट हम लोग उधर की तरफ ले सकते हैं। So, ये आपका हो जाएगा बेसिकली BH cos ऑफ अल्फा। यानी कि वो जो पीछे वाला प्लेन था, सिर्फ उस पीछे वाले प्लेन को अगर हम लोग यहाँ पे दोबारा से बनाए तो इस पीछे वाले प्लेन में ये आपको है जनाब BH cos अल्फा, ये तो आपको BV ही रहने वाला है। यानी इसका जो रिजल्टेंट है दिस मेक्स एन एंगल ऑफ लेट अस से थीटा प्राइम। इसको बोलते हैं अपैरेंट एंगल ऑफ डेप्थ। और हमें सवाल में ये जो कहा है ना कि अ मैग्नेट हंग्स, तो यही वो ब्लू वाला मैग्नेट है, इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेट है उस वर्टिकल प्लेन में। तो यहाँ पे आपका जो tan थीटा प्राइम है, यहाँ पे जो आपका tan थीटा प्राइम है, ये आपको हो जाएगा BV अपॉन BH cos ऑफ अल्फा, क्योंकि ये वाली टर्म आपको BH cos अल्फा है और ये वाली टर्म आपको BV है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो BV बाई BH तो tan थीटा के ही बराबर था, tan थीटा डिवाइडेड बाई cos ऑफ अल्फा। अब हमसे क्या पूछा, हमसे यहाँ पे एक्चुअल एंगल ऑफ डिप पूछ रहा है जो कि आपका tan थीटा है। तो यहाँ पे tan थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज इक्वल टू cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा प्राइम। तो यहाँ पे आपको जो है मैंने फिर से डिराइव करके ही पूरा दिखा दिया है, हालांकि फॉर्मूला एग्जाम के लिए तो याद होना चाहिए। So tan theta is equal to cos of alpha what? That is a 45 degree. So this becomes your 1 by root 2 and tan theta prime यानी कि 60 degree, tan 60 degree is your root 3. So the answer should be theta is equal to tan inverse root under root 3 by 2. That is your option number A. Right? So I have tried to explain the entire concept, but formula आपको याद होना चाहिए। formula आपके पास notes हो या फिर आपके पास sheets हो जिससे आप regularly revise कर सकें। अच्छा, okay, question number 11. A 1 meter long copper wire carries a current of 1 ampere. If the cross section of the wire is 2 millimeter square and the resistivity of copper is itna, the force experienced by moving electron in the wire is how much? अच्छा, सो बेसिकली ऐसा पढ़ के लग रहा है कि ये सवाल इस पर्टिकुलर चैप्टर का डायरेक्टली नहीं है। इसको आप करंट में डाल सकते थे, बट स्टिल अगर यहाँ पे आ चुका है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सवाल में कहता है कि आपके पास 1 मीटर लॉन्ग वायर है। ऐसा कीजिए आप यहाँ पे, ये आपका 1 मीटर लंबा वायर है मान लीजिए, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर और इसमें जो करंट आपको फ्लो कर रहा है वो भी आपको 1 एम्पियर है। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज इतना, वायर का क्रॉस सेक्शन हमको दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एंड द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू दिस मच, दैट इज इक्वल टू 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर। तो यहाँ पे वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज योर रो L बाई ए। हाँ जी सर, सो रो की वैल्यू 1.7 10⁻8, लेंथ तो आपका 1 ही है, डिवाइडेड बाई एरिया 2 × 10⁻6, so this becomes 1.7 by 2 multiplied by 10⁻²। ये आपका हो गया है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आ गया है तो हम ये भी तो पता कर सकते हैं ना कि इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज गोइंग टू बी I इंटू आर। अब करंट ही 1 एम्पियर है, सो 1 इंटू रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस के जितना ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अच्छा, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है तो हम ये पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसके अक्रॉस, राइट? क्यों सर? क्योंकि E आपको होता है V बाई डी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 1.7 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 और D यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर है जो कि 1 मीटर ही है, तो यही आपका बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया है। ठीक, यहाँ पे ओम क्यों लिखा है, ये वोल्ट होएगा, वोल्ट, राइट? सो ये आपको हो गया है वोल्ट पर मीटर। अब आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालना नहीं आएगा क्या, ये आपको हो जाएगा E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E इज इक्वल टू 1.6 10⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां से आप कितना बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 इंटू ये आपका हो जाएगा 10⁻21। हमें यहाँ पे -23 जुगाड़ना है तो आपको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 8 × 17 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एंड 8 × 17 इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट इज गोइंग टू बी 136, राइट? सो 136 इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो यहाँ पे कुछ टर्म लिखा हुआ है मैग्नीटोमीटर, इसको देख के पढ़ के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अ कंपास नीडल ऑफ ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर ऑसिलेट्स 20 times per minute at a place. Now what do you mean by this 20 times per minute? यानी कि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है ना, कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो 20 टाइम्स पर मिनट विच मींस 20 पर मिनट को पर सेकंड में तब्दील करना है, 20 by 60, सो दिस बिकम्स योर 1/3 हर्ट्ज एट अ प्लेस P ऑफ डिप 30 डिग्री। तो याद कीजिए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सर टाइम पीरियड आपको होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई m इंटू बी। यहां पे आपका जो b होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर टाइम पीरियड इतना है तो फ्रीक्वेंसी आपको कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपको हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ m इंटू, और बी एच की जगह आप यहां पे लिख सकते थे b cos थीटा, जहां पे b नेट फील्ड है, थीटा इज द एंगल ऑफ डेप्थ डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे हमें इस क्वेश्चन में ना ये एंगल थीटा 1 दिया है, पहले केस में एंगल ऑफ डेप्थ जो है वो आपका 30 डिग्री है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट बिकम 10 एट अनदर प्लेस Q ऑफ 60 डिग्री डेप्थ। सो सेकेंड केस में जो आपका फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10 ऑसिलेशंस पर मिनट, 10/60 करते तो 1/6 हर्ट्स आ जाएगा, जहां पे एंगल ऑफ डिप जो है अब आपका वो 60 डिग्रीज है। द रेशियो ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द टू प्लेसेस इज गोइंग टू बी हाउ मच। तो हमसे फील्ड का रेशियो पूछ रहा है, यहाँ पे फील्ड का ये जो बी है ना उसका हमसे रेशियो पूछ रहा है, और वो भी क्या पूछ रहा है, तो हमसे जनाब यहाँ पे BQ/BP पूछ रहा है, BQ/BP। तो अगर आप ध्यान से देखें, हमसे BQ/BP पूछ रहा है, बोले तो मेरे लिए तो वो B2/B1 है। ये क्लैरिटी पूरा यहाँ पे ना, ये लोग गेम क्या खेल गए कि पहले Q बोल दिया फिर P बोल दिया, बच्चे फ्लो में ना BP/BQ सॉल्व कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब यहां पे आपके पास सब कुछ है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए फॉर्मूले को, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेरे लिए मैग्नेट तो सेम ही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट है, फील्ड आपका वेरी कर रहा है, कॉस थीटा आपका यहां पे वेरिएबल के फॉर्म में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, तो बस इतना ही लिखेंगे। यानी कि हम यहां पे बोल सकते थे कि सर जो आपका फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा, खत्म। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे कि सर B2/B1 इज इक्वल टू F2/F1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा 2, ठीक है। अच्छा, F2/F1 यानी कि 1/6 डिवाइडेड बाई 1/6 डिवाइडेड बाई 1/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा 1, यानी कि ये आपको हो जाएगा √3/2, एंड कॉस ऑफ थीटा 2 बोले तो ये आपको हो जाएगा 1/2। क्लियर। सो 2 से 2 आपका यहां पे सलट गया, ये आपको कट करेगा 2, तो 2 नीचे आएगा तो ये आपको हो जाएगा 1/4, और ऊपर में आपका है √3, यानी कि आंसर है √3/4, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया सवाल एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो साइक्लोट्रॉन के ऊपर आपको ये एक बड़ा ही स्टैंडर्ड सा सवाल है। सवाल में आपसे कहता है अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स इफ द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। हालांकि साइक्लोट्रॉन के ऊपर भी कॉन्सेप्ट इसी चैनल पे है, आप टाइप कीजिए साइक्लोट्रॉन बाय एडुनिटी, आपको मिल जाएगा, राइट। अच्छा, if the operating magnetic field is 1 Tesla and radius of the cyclotron D's is 60 centimeter, the kinetic energy of the accelerated protons in mega electron volt will be how much? अच्छा सर, तो सर मेरे पास यहाँ पे जो आपका D का रेडियस है 60 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो प्रोटॉन है उसका जो सर्कुलर पाथ में रेडियस है वो भी 60 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसी वक्त आपका हमसे यहाँ पे एनर्जी पूछ रहा है। सो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv डिवाइडेड बाई q इंटू बी, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए mv को रिप्लेस करके इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो 2mk डिवाइडेड बाई q इंटू बी, यानी कि सर यहाँ से मेरा k का वैल्यू आ रहा है r², चार्ज की जगह e लिख देते हैं क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू के ही जितनी है, सो e का स्क्वायर b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू m। अच्छा, लेकिन ये आंसर आपको आएगा जूल्स में। अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड करना है तो आप इसे
एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से एक ई को हटा दो ना, यहां से एक ई को अगर हटा दे तो ये जो आपका आंसर आ रहा है अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। बढ़िया सर। अब यहाँ पे आप जो है डेटा को सब्स्टिट्यूट कीजिए। आपका जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर, बोले तो 6 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई फील्ड की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन है ये रहा आपका मास ऑफ प्रोटॉन। सो 1.6 10⁻⁻27 है ये। सही बात है। तो आपका 1.6 से 1.6 खत्म हो गया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये इसको कट करेगा तो ये 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको -21, तो ये आपको हो जाएगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻6 को भी अगर हटा दिया तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, और आपने ज़रूर ये सवाल अपने असाइनमेंट में या फिर प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चंस में देखा होगा। आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से, यू हैव एन इंक्लाइन प्लेन समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे एंगल जो है ये हमको थीटा दे रखा है, एंड दिस थीटा इज नथिंग बट योर 45 डिग्रीज। यहाँ पे आपको डायग्राम 3D में दिया हुआ है। बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक सिलेंडर है या फिर एक करंट कैरिंग वायर है बेसिकली। सो हम यहाँ पे सिर्फ वायर का क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। दिस इज योर वायर्स क्रॉस सेक्शन। सवाल में हमसे ये भी कहता है कि आपका जो फील्ड है वो आपको वर्टिकली ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड आपको वर्टिकली ऊपर है, और करंट जो है इस वायर में इनटू द प्लेन है। इस तरीके से करंट ये रहा। तो अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे वायर पे जो आपको एक फोर्स लगेगा IL क्रॉस B के वजह से, उसकी जो डायरेक्शन आएगी, आप जब हाथ घुमा के देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन आपको राइट साइड आएगी। करंट इनटू द प्लेन, फील्ड ऊपर, तो L क्रॉस B का जो डायरेक्शन है वो आपको राइट साइड आएगा। तो ये हो गया है जनाब मैग्नेटिक फोर्स। अब इस वायर का कुछ मास होगा जिसके वजह से डाउन द इंक्लाइन आपको एक फोर्स है mg साइन थीटा। और हमसे सवाल में कहता है कि वायर जो है, ध्यान से पढ़िएगा, the minimum current flowing in the rod required to keep it stationary। तो स्टेशनरी का मतलब है कि ये जो FM का ये वाला कंपोनेंट है वो mg sin थीटा को बैलेंस आउट कर रहा होगा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा FM cos थीटा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा है। सो मुद्दे की बात ये है कि सर ये जो मेरा FM cos थीटा है वो सर मेरे mg sin थीटा के बराबर है, और सर FM में ही तो ILB छुपा हुआ था। cos थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो ये आपको हो जाएगा tan ऑफ थीटा, यानी कि ये आपको हो जाएगा I इज इक्वल टू M/L G/B इंटू tan ऑफ थीटा। अब देखते हैं क्या क्या हमको गिवन है। हमको यहाँ पे रॉड का मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। सो बेसिकली ये जो M/L है यही तो मास पर यूनिट लेंथ है। सो मुद्दे की बात है कि हमें ये जो 0.45 है वही आपको M/L था। ग्रेविटी हमें क्वेश्चन में 10 लेने के लिए बोल रहा है तो 10 ले लिया। फील्ड की वैल्यू कितनी है जनाब, तो ये आपको है 0.15 टेस्ला, और tan ऑफ 45 डिग्री तो आपको 1 ही होता है। सही बात है सर। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसको कट किया तो 3 इंटू 10 इज योर 30 एम्पियर्स। सो बड़े ही प्यार से आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अ ट्रायंगुलर शेप्ड वायर carrying 10 ampere current is placed in the uniform field of 0.5 Tesla as shown in the figure. The magnetic force on segment CD, ये जो CD सेगमेंट है इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है हमसे पूछ रहा है। तो सिर्फ उतना सा ही, ये जो CD सेगमेंट है ना, बस इतना ही अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करें CD, जिसमें कि आपको करंट इस दिशा में फ्लो कर रहा है, और करंट की वैल्यू जो है जनाब आपको 10 एम्पियर है, और जो आपका फील्ड है वो इस दिशा में है। राइट, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। तो इस CD वायर पे कितना फोर्स है हमसे पूछ रहा है। अब फोर्स कितना होता है भैया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो IL क्रॉस B, यानी कि ILB साइन थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन द L वेक्टर एंड द B वेक्टर। तो यहाँ पे L वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द
फ्लोइंग करंट, तो यही आपका एल वेक्टर है, ये आपका फील्ड वेक्टर है, तो इनके बीच में कितना एंगल है, कितना एंगल है भैया, नहीं बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप, ये एंगल आपका 60 डिग्री है क्योंकि ये ट्राइंगल ही आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सो ये एंगल भी आपका 60 डिग्री ही तो होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखो दिस इज योर 60 डिग्री, लगा दो फॉर्मूला। करंट इज योर 10 एम्पियर, लेंथ इज योर 5 सेंटीमीटर, बोले तो 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई फील्ड इज योर 0.5 टेस्ला मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 60 डिग्री, दैट इज योर √3/2। ठीक है सर। अच्छा, तो ये आपका खत्म, ये आपका हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.73 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन कीजिए, आपको जो है 0.216 न्यूटन आता हुआ दिख जाएगा। क्लियर है? तो सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस एंगल थीटा को आपको सही तरीके से पहचानने की ज़रूरत है। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, 28 जुलाई शिफ्ट 2 का सवाल है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज B1। सो हमें यहाँ पे B1 दे रखा है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। ठीक। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस √3 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप इज B2। तो बताइए B1 बाई B2 क्या है। सो अब हमको क्या बोल रहा है कि इसके एक्सिस पे फील्ड बताना है और कितने दूरी पे बताना है, तो ये जो दूरी है दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स आर। तो अब जो आपका फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो √3r का स्क्वायर हो जाएगा 3r का स्क्वायर, पावर होती है 3/2। ये आपको B2 है। अब तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिए तो B2 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, अंदर में है 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर को बाहर निकाला तो आर क्यूब बन जाएगा, और 4 टू द पावर 3/2 को अगर बाहर निकाला तो वो 8 बन जाएगा। सो मुद्दे की बात यह है कि आपका आर स्क्वायर इसको कट किया तो ये आपको बेसिकली आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई 1/8, लेकिन ये तो B1 के बराबर है, तो ये आपको आ रहा है B1/8 इज इक्वल टू B2। देयरफॉर हमसे तो B1/B2 पूछा है, तो B1/B2 तो 8 के बराबर है, यानी 8:1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा सर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, ध्यान से देखिए। अ क्लोजली उंडेड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ इतना एट इट्स सेंटर। The current through the coil is how much? Number of turns in the coil is 100 and pi की वैल्यू है 3.14। अच्छा, सो ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। म्यू n नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। सो आई इज इक्वल टू 2BR डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। सो 2 इंटू फील्ड की वैल्यू कितनी है 37.68 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4। रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, सो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आपका होता है 4 इंटू पाई, सो 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपका 100 है, सो 10 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, सो ये इसको कट करेगा तो ये 2 हो जाएगा, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -6 है। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें 10 टू द पावर -5, तो इसको कट करेगा, इसको कट करेगा, लेकिन एक 10 टू द पावर -1 अभी भी बचेगा ऊपर में। क्लियर है? अच्छा, और ध्यान से देखिए, और ध्यान से अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 37.68 और नीचे में आपका ये जो कितना है 3.14 है, इन दोनों को ना आपस में आपको कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा, और वो आपको कैंसिल आउट होगा। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए 37.68 है मल्टीप्लाइड बाई, अगर इस 10 को हम नीचे भेज दें तो 5/10 आपको 2 हो जाता है। सो नीचे में मेरे पास जो है 2 इंटू 2 4, सो 4 इंटू 3.14 है। सो मुद्दे की बात है कि इतना है आपके पास 37.68, यह आपका हो जाएगा 56, दिस इज गोइंग टू बी और 56.12।
आपको है ना इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और ये आपको 3 आएगा। सो 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक, आप इसको करके देखें, ये आपको 3 आ जाएगा। सही बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? सवाल में कहता है कि आपके पास एक वायर है ऑफ लेंथ 314 सेंटीमीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 14 एम्पियर, is bent to form a circle. The magnetic moment of the coil is going to be how much? मैग्नेटिक मोमेंट आपको होता है करंट इनटू लूप का एरिया। करंट आपको पता नहीं है, एरिया आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। करंट आपको 14 एम्पीयर पता है, लेकिन रेडियस कैसे निकालेंगे? तो भैया 2 पाई आर जो आपको होता है वही तो आपको पेरीमीटर होता है। सही बात है, या फिर आपको लेंथ होता है। तो आपको इस वायर का लेंथ तो क्वेश्चन में दे रखा है, यानी रेडियस हो जाएगा L बाई 2 पाई के बराबर। तो यहाँ पे डाल दो I इंटू पी पाई मल्टीप्लाइड बाई, ये आपको हो जाएगा आर स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये जो पाई है ये स्क्वायर खत्म, दिस बिकम्स योर आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई। अब करंट की वैल्यू कितनी है? तो सर ये हमको 14 एम्पियर है, लेंथ मेरा 314 सेंटीमीटर है यानी कि 3.14। सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14। तो एक 3.14 तो आपका यहाँ से सलट लिया है, ये आपको हो जाएगा 3.5, 7/2 यानी कि 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपको 10.99 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 11 के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये आपको पूरे इस 20 क्वेश्चन में सबसे फाइनेस्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस सवाल को 95% से भी ज्यादा बच्चों ने या फिर ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने गलत किया था अपने टाइम पे। सवाल में हमसे बोलता है कि आपके पास ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है और ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, दोनों के बीच का गैप सिर्फ 5 सेंटीमीटर है। इस वाले वायर का लेंथ आपको सवाल में 50 सेंटीमीटर दिया था और हमसे पूछा था कि बताइए करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है, तो वायर नंबर Y पे कितना फोर्स लग रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर Y इज हाउ मच। अब बच्चों ने क्या किया, इस वाले वायर की वजह से इस वाले वायर पे मैग्नेटिक फील्ड B निकाल दिया, यही वाला फॉर्मूला को इस्तेमाल करके μ0I/2 पाई d, और फिर निकाल दिया कि वायर Y पे फोर्स कितना लग रहा होगा, दैट इज इक्वल टू ILB। बढ़िया है सर। गलती उनसे क्या हो गई है कि भैया लेफ्ट वाला वायर तो छोटू सा है, तो लेफ्ट वाले वायर के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल कर लिया? क्योंकि लेफ्ट वाले वायर की वजह से आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो तो ये वाला इस्तेमाल होता है ना, जहां पे आपको ये एंगल θ1 ये एंगल θ2, और क्योंकि ये वायर आपको फाइनाइट लेंथ का है, छोटे लेंथ का है, हर पॉइंट पे इस पॉइंट पे फील्ड अलग होगा, इस पॉइंट पे फील्ड अलग होगा, इस पॉइंट पे फील्ड अलग होगा, एंड सो ऑन। तो आप ऐसे इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, करेंगे आपको आंसर जो है नहीं आने वाला है। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स वाला वायर वाई वाले वायर पे जितना फोर्स लगाएगा सेम फोर्स वाई वाला भी एक्स पे लगाएगा। तो आप उल्टा सॉल्व कर सकते थे, आप जो है उल्टा सॉल्व कर सकते थे। वायर वाई एक्स पे कितना फोर्स लगाएगा ये सॉल्व करना आसान था, क्योंकि वायर वाई जो है वो आपको इनफाइनाइट यानी कि लॉन्ग वायर है, तो उसके वजह से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको फील्ड कितना है वो आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे? तो वायर वाई की वजह से एक्स पे जो आपको फील्ड आएगा वो आपको आएगा आउट ऑफ द प्लेन, तो ये फील्ड आप सॉल्व कर लीजिए, राइट। सो फील्ड इज इक्वल टू μ0I, करंट किसमें, इसको एक काम कीजिए, आप इसको जो है I2 बोल दीजिए और इसको जो है I1 बोल दीजिए। सो I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d, और अब आप यहां पे लिखिए कि फोर्स ऑन वायर नंबर x इज इक्वल टू I वायर नंबर x का जो लेंथ है मल्टीप्लाइड बाई b। तो ये आपका हो जाएगा I1 μ0I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो आपका फोर्स है वो x पे है, लेकिन इतना ही फोर्स आपका एक्स वाई पे भी लगाएगा, तो यही फोर्स आपको यहां पे भी आने वाला है। Fx इज गोइंग टू बी इक्वल टू Fy, यही आपका जनाब Fy भी होने वाला है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना,
अब क्या बात, I1 की वैल्यू 2 है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है, I2 की वैल्यू 3 है, फील्ड की वैल्यू जो है ILB, ओहो ये देखिए क्या किया हमने, तो भैया ओहो ये जो है जनाब फील्ड ही तो इतना है, तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लेंथ आपको कितना है, वायर एक्स का लेंथ आपको दे रखा है सवाल में 50 सेंटीमीटर, तो ये आपको हो जाएगा 0.5 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई डी, दैट्स डी इज 5 सेंटीमीटर, सो 5 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको सॉल्व करने में तो क्या ही तकलीफ है, ये आपको बेसिकली 2 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आपके पास 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इज योर 12, इसको कट किया तो ये आपको हो जाएगा 0.1, सो बेसिकली 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 10⁻⁻6 बोले तो 1.2 इंटू 10⁻⁻5। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर नंबर वाई ऑल्सो, और फोर्स टुवर्ड्स एक्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो आप हाथ चला के देख सकते हैं। सो द सही ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, इतना फोर्स टुवर्ड्स एक्स वायर। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 20th नंबर में हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच एट एनी प्लेस वेयर द एंगल ऑफ डिप इज 37 डिग्री, द अर्थ्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज गोइंग टू बी हाउ मच। सो बेसिकली आपको यही वाला जो डायग्राम होता है ना, इसी का ही इस्तेमाल करना था। मुद्दे की बात यह है कि ये आपका नेट फील्ड होता है, ये आपको BV है और ये आपको BH है, और यही आपका एंगल ऑफ डिप है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखिए तो BV इज नथिंग बट B साइन 60 डिग्री, दिस इज योर B साइन, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री थोड़े ना है, 37 डिग्री है, दिस इज योर 37 डिग्री, सो B साइन 37 डिग्री, यानी B की जो वैल्यू है, द अर्थ रिजल्टेंट फील्ड चाहिए हमें, B की जो वैल्यू है वो हो जाएगी BV डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 37 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो BV की वैल्यू कितनी है, वर्टिकल 6 इंटू 10⁻⁻5, और साइन 37 आपको कितना होता है, ये आपको हो जाएगा 3/5, 3/5 हो जाएगा। इसको कट किया तो ये 2, 5 ऊपर गया तो 10, यानी 10⁻⁻4 इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। कहाँ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बढ़िया। तो चलिए हमारा सेशन जो यहीं पे समाप्त होता है। चैनल पे नए हैं तो बने रहिए। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।